Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMD GAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss S and P block elements and transition elements. So let's get started with question number 1. When elements of group 2A alkaline earth metals are exposed to air, they quickly become coated with a layer of oxide. What purpose does this oxide layer serve? तो इस तरह है बात कि अगर आपके पास एक मेटल हो और फॉर एग्जांपल इट इज़ बेरिलियम, एयर ऑक्सीडेशन के नतीजे में बेरिलियम पर एक कोटिंग चढ़ जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की, बहुत ही बारीक सी एक कोटिंग है। और वो जो कोटिंग है ना, उसका मकसद ये है या वो ये काम करती है, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सरफेस ऑफ बेरिलियम, और उस वजह से फिर बेरिलियम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और वहाँ पर फिर रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही बात है वो है द ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर एटमॉस्फेरिक अटैक, क्योंकि ये बेरिलियम की जो कोटिंग है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, ये कैसी होती है, ये बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, इसमें कोई फ्री स्पेस नहीं होती जहाँ से फर्दर ऑक्सीजन अटैक कर सके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आयोनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेज ड्यू टू। आयोनिक रेडियस जो है वो अगर अलोंग द पीरियड आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर कर लेता हूँ, सोडियम है, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 और सिलिकॉन +4। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है ना, यहाँ देखें आप 11, 12, 13, 14, तो हो ये रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस, न्यूक्लियर चार्ज ना बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर पुल है ऑन इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाता है, और ये बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ की वजह से जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लें, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल और इससे रिलेटेड सवालात को हल करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन एलिमेंट्स की पोजीशन बताऊं तो यहाँ पर एक है बेरिलियम, उसके साथ ही होता है मैग्नीशियम, और नीचे कैल्शियम है, और सोडियम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो लेफ़्ट टू राइट है अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि यहाँ से इस तरफ जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और टॉप टू बॉटम जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो साफ जाहिर है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्योंकि नीचे वाली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तो सबसे कम रिएक्टिव फिर कौन होगा, जो सबसे ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। तो पोजीशन पता होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको पोजीशन नहीं पता अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की या एलिमेंट्स की इन पीरियोडिक टेबल, तो फिर आप सवाल का सही जवाब नहीं दे सकेंगे। यहाँ पर सही जवाब हो गया बेरिलियम, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम होगा जी यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सबसे कम एनर्जी किसे चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगेन हमें जो ज़रूरत है वो है रिलेटिव पोजीशंस की। यहाँ पर जो नियोन है ना वो पिछले ग्रुप में एटॉमिक नंबर 10 के साथ एंड पर पाया जाता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड देखा जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। दिस इज ट्रू फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, इसका मतलब है नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सोडियम की होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उनका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो सोडियम सही आंसर हो गया, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। पहले हमें कार्बन एटम देख लेना चाहिए, फिर हम इनमें से उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं लिख रहा हूँ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यानी कि उसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, डेफिनेटली ये जो दूर के एलिमेंट्स है ना इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है 11 एटॉमिक नंबर, अगर वो प्लस भी हो जाएगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 -2 का मतलब है उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम +3 का मतलब है एटॉमिक नंबर 13, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारा सही आंसर होगा नाइट्रोजन प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स ऑफ डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी केसेस में वो पाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है डी ब्लॉक में जी। डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेटल्स पाई जाती हैं, इवन 30 जो हैं वो तो डी में पाई जा रही हैं, और फिर बाद में एफ ब्लॉक जो है वो भी मेटेलिक नेचर रखते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा मेटेलिक हैं और उनमें से मेजर जो हैं वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, 0 ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं होता। 3A ग्रुप जो है एल्यूमिनियम वाला, उसमें भी सिर्फ एल्यूमिनियम जो है वो और उसके नीचे वाले थोड़े से मेटेलिक हैं। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज जितने मर्जी देख लें, वो सब के सब मेटेलिक हैं। 7th क्वेश्चन देखें, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज आर फाउंड इन। अगेन मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो सबसे कम वैल्यू इनकी कहां पर होती है? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हैं बीटा ऑप्शन अल्कली मेटल्स। 8th क्वेश्चन देखें, डैश आयन हैज द लार्जेस्ट रेडियस। शेल्स को पहले देखना है, बाकी चीजें बाद में देखनी है। पहले शेल्स देखें, जिसके शेल्स ज्यादा हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, मेजॉरिटी केसेस में वो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर शेल्स बराबर होंगे फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम +3, इसके पास सिर्फ 2 शेल होते हैं। सही जी, एल्यूमिनियम के पास 2 और 8 2 शेल हैं। क्लोराइड देख लेते हैं, क्लोराइड माइनस एटॉमिक नंबर 17, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इसको रखने के लिए हमें चाहिए 2 8 8, 3 शेल चाहिए। फ्लोराइड देख लें, फ्लोराइड -9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए सिर्फ 2 शेल चाहिए, और ऑक्सीजन के 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए भी 2 शेल चाहिए। तो सबसे ज़्यादा शेल्स कहाँ पर हैं? वो हैं क्लोराइड में, और वो हैं 3। जब शेल ज़्यादा होंगे तो साइज भी ज़्यादा होगा। बीटा ऑप्शन सही हो गया। 9th क्वेश्चन देखें, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज शोन बाय। जब हम कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, तो लेफ्ट साइड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी जिस तरह कम है, उसी उसूल के तहत जो राइट साइड पर होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और हम क्वेश्चन नंबर 9 में फिर ये कह देंगे कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिलेटिवली हायर होती है, सबसे ज़्यादा होती है गिवन ऑप्शंस में से बीटा ऑप्शन। 10th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A। हमें ना बड़ा ज़रूरी है कि हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखें, पर्टिकुलरली पहले 20 एलिमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम इसमें से जो एलिमेंट डिस्कस करने लगे हैं ग्रुप 5A का, मैं शुरू में ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को मैं कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो आपसे पूरे डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्टार्ट हम ले लेते हैं कि लिथियम से। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ये ग्रुप 1A का मेंबर है। 1A के बाद 2A आ जाएगा, यहाँ पर है बेरिलियम 4, फिर 3A आ जाएगा, इसे कहते हैं बोरॉन 5, फिर आ जाएगा 4A कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फिर आ जाएगा 5A नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। और यही हमें पूछा गया है कि ग्रुप 5A से कौन बिलोंग करता है, तो ग्रुप 5A से बिलोंग करती है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, और इसके बिल्कुल नीचे होती है फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। तो 7 और 15 जो है ना वो असल में हैं बीटा ऑप्शन कौन से ग्रुप के मेंबर? ग्रुप 5A के मेंबर। तो हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको लाजमी पता होने चाहिए, पर्टिकुलरली पहले 20 एलिमेंट्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन है, एंड ऑफ ए पीरियड मार्क्स। तो एंड ऑफ ए पीरियड जो है, अगर इसी पीरियड को मैं आगे लेकर चलूं तो 6A आ जाएगा, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है 8। 7A की बात करूं तो उसमें आ जाता है फ्लोरीन 9, और एंड पर 8A की बात की जाए तो उसमें आ जाता है नियॉन 10। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं लिथियम और बेरिलियम, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s में जा रहे हैं, और जो 3 से 8A होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में जा रहे होते हैं। और जब आखिरी एलिमेंट आता है तो p सबशेल जो है ना इट कंप्लीट्स।
तो क्योंकि 8A सबसे एंड पर है, सबसे राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल के है, तो जब ये पीरियड ख़त्म होगा तो एंड पर जाना ये वाला एलिमेंट होगा जिसका पी सब शेल कंप्लीट होगा। तो याद रख लें पीरियोडिक टेबल में जब भी एक पीरियड एंड होता है तो उसका शेल भी कंप्लीट होता है और पर्टिकुलरली शेल का जो पी सब शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लेना है। 12th क्वेश्चन देखें, दी हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ। मेटेलिक कैरेक्टर को जज करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम एलिमेंट्स की रिलेटिव पोजीशन जो है वो देख लें। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स की रिलेटिव पोजीशन बना रहा हूँ, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम, बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम। सही जी, ये सारे हमने लिख लिए हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। अब हमने देखना है कि किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड हमने क्या पढ़ा है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर, और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जनाब उसने डिक्रीज होना है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना है। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है मतलब कि बोरॉन और एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर कम है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका ज़्यादा है, वो है जी मैग्नीशियम का। वाई सो, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो द राइट आंसर हेयर वुड बी बीटा ऑप्शन मैग्नीशियम। 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A। ग्रुप 6A ग्रुप नंबर शोज दी नंबर, ग्रुप नंबर मेंशन कर लेते हैं। ग्रुप नंबर शोज, क्वेश्चन नंबर 13 की बात चल रही है। ग्रुप नंबर शोज दी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 6 का मतलब है कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सही आंसर हो जाएगा चार्ली ऑप्शन, NS2 NP4 जैसा कि ऑक्सीजन में हो सकते हैं। 14th क्वेश्चन देखें, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मिलाकर जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन थी। अगर सिर्फ डी ब्लॉक की बात होती तो आप इनका कोई और नाम आउटर ट्रांजिशन रख सकते थे, एफ ब्लॉक को आप इनर ट्रांजिशन रख सकते थे। 15th क्वेश्चन है, ग्रुप दैट कंटेन्स नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो होते हैं स्कैंडियम 3B और जिंक 2B। अच्छा, नीचे वाले एलिमेंट्स तो यानी कि सेकंड और थर्ड जो हर एक ऑप्शन में हैं वो हम उन्हें नहीं जानते, वो हमने नहीं पढ़े हुए, लेकिन पहले वाला पढ़ा हुआ है। और पहले वालों में जो जिंक है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में है, तो हम फिर और ऑप्शन स्कैंडियम का है ही नहीं, इसलिए हम जिंक वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे कि यहाँ पर क्योंकि जिंक एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसके साथ जो बाकी होंगे वो भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट ही होंगे। अल्फा ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन कॉपर एन इलेक्ट्रॉन from 4s goes to 3d. This is due to the stability associated with the dashed filled d orbital। तो असल में जो कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्वेश्चन नंबर 16 में अगर मैं देखूं तो होती है कॉपर 29 इज इक्वल टू आर्गॉन, और यहाँ पर 4s2 की बजाय 1 रह जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है 3d में ताकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। एंड रिमेंबर दैट दो कन्फिग्रेशंस ज़्यादा स्टेबल हैं और वो हैं D5 और D10। D5 और D10 जो है ना ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर के केस में D10 जो है ना वो असल में कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी है। चार्ली ऑप्शन कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल जो है उसकी वजह से कॉपर में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो रहा है। 17th क्वेश्चन देख लें, स्कैंडियम +2 हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 क्वेश्चन स्कैंडियम +2 की बात हो रही है। स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन मेंशन करेंगे 21 आर्गॉन, उसके बाद 4s2, फिर 3d1। हमने ये सीख लिया है, स्पेसिफिकली मैंने जो है ना एग्जांपल के साथ कोड कर दिया था लास्ट टाइम के जनाब, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है स्कैंडियम में तो पहले 4s में एंटर होता है और जब लीव करेगा तब भी 4s में से ही लीव करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन। तो अगर स्कैंडियम +2 है तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे वो माइनस होंगे जनाब 4s में से। 3d के अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं माइनस होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से रिलीज होता है। तो ये याद रख लें,
बीटा ऑप्शन। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सवाल बनाया गया है। 18th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अराइजेस ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर कौन सी है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और वो +2 अराइजेस फ्रॉम द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s। तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अगेन उसी बात को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में पूछी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके हमेशा पहले 4s में से रिलीज होते हैं। तो 4s के इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से ही जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। चार्ली ऑप्शन देखें, 4s के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे यहाँ पर। 19th क्वेश्चन देखें, द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम इज, अगेन वी आर particularly emphasizing on this point again and again because we think कि ये जो है ना एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, और ये जो है वो वी डोंट थिंक बट के वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट के लोग जो है ना इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं। तो जो पॉइंट लोग मिस करते हैं रिपीटेडली हर साल हम देखते हैं, तो उसको ना हम इस तरह बार बार याद करवाने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका हमने बताया था कि नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स ये देखने हैं आपने, और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स आपने देखने होते हैं। तो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फिर उसी मुनासबत से यहाँ पर चार्ली +2 होनी चाहिए। 20th क्वेश्चन देखें, ए ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज दैट ऑफ आर्गॉन द एलिमेंट इज। अच्छा, एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 होती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गॉन के n बराबर। +3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं। जस्ट इमेजिन वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करता तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते। हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वापस डाल देते हैं, तो आर्गॉन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जी 4s में, 4s2 हो जाएगा, और फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो 3d1 में चला जाएगा। तो ये कन्फिगरेशन 4s2 3d1 ये कन्फिगरेशन है उस एलिमेंट की अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज था तो आर्गॉन के बराबर थी, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो फिर उसकी कन्फिगरेशन ये होगी। ये कन्फिगरेशन है जी चार्ली ऑप्शन स्कैंडियम की। 21st क्वेश्चन देखें, द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम ड्यू टू। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने के लिए मैंने रूल एक आपको बता दिया है, और वो रूल जो है मैं बिल्कुल कंप्लीटली मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जो डी सबशेल है ना उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकम्प्लीट डी जो है ना उसका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो इनकम्प्लीट डी है उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 2 3 4 1 2 3 6। स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम में अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, टाइटेनियम के अंदर 2, वेनेडियम के अंदर 3 और क्रोमियम के अंदर 6। तो यहाँ पर डी ना कम्प्लीटली फिल्ड किसी में भी नहीं है, और कम्प्लीटली फिल्ड ना होने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो पुअर रहता है। एक और बात देख लें, अल्फा ऑप्शन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो डाउट बढ़ते ही हैं। अच्छा, क्रोमियम में जो डी के इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी वो 6 नहीं है वो 5 है, ये जो है वो अभी क्लियर कर लें। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी क्रोमियम में जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। स्कैंडियम में डी का इलेक्ट्रॉन 1 है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन हैं डी में। और डी के इलेक्ट्रॉन जो हैं जब तक 10 नहीं होंगे तब तक शील्डिंग इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो साइज में कमी आ रही है उसकी वजह क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D। एक बात मैं यहाँ पर जो बता रहा था पहले कि अल्फा ऑप्शन सेज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से क्रोमियम में बढ़ते हैं। नो डाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से क्रोमियम में बढ़ते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज पर असर नहीं डालते। एटॉमिक साइज पर असर डालता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी। तो अल्फा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, वो रीजन नहीं है। सही है, तो यहाँ रीजन पूछा गया है। 22nd क्वेश्चन, टाइटेनियम +4 है तो टाइटेनियम +4 बना लेते हैं। टाइटेनियम +4 22nd क्वेश्चन में टाइटेनियम क्या होता है पहले ये फाइनल कर लें। टाइटेनियम होता है आर्गॉन 4 आर्गॉन के साथ है 4s2 और 3d2, और अगर हम उसे +4 में कन्वर्ट करेंगे तो +4 में कन्वर्ट करने पर टाइटेनियम के अंदर से
4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 s वाले चले जाएंगे, 2 d वाले चले जाएंगे, यानी कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अल्फा ऑप्शन सही लग रहा है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे टाइटेनियम +4 के पास। 23 व्हाट इज ट्रू फॉर द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बात हमने मेंशन की है और इसको सवाल की शक्ल में भी पूछ लिया है। याद रख लें कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो आर्गॉन के बाद 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा। तो आप कह सकते हैं 4s इज फील्ड प्रायर टू 3d, 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में फिल होता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही थी। 24th क्वेश्चन देखें, वेनेडियम कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन नंबर। 24th क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। 24th क्वेश्चन में वेनेडियम जो है उसको अगर मैं मेंशन करूँ एटॉमिक नंबर 23, तो आर्गॉन, उसके बाद आ जाएगा 4s2, फिर आ जाएगा 3d3। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कौन कौन से वेनेडियम शो कर सकता है ये मेंशन कर लेते हैं। जितने s इलेक्ट्रॉन है उतना ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, यानी कि 2 आ सकता है। d के अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 यूज करेगा तो 2+1 यानी कि 3 ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है। d के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो 2+2 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है। और अगर d के तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो 2 + 3 5 भी हो सकता है, यानी कि वेनेडियम जो है वो +3 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है +7 वो जो है वो यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि +7 वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। 25th क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेस आर। तो डी ऑर्बिटल्स को अगर मैं फ्री स्टेट में देखता हूं, ये ओरिजिन इस सवाल का है डी ट्रांजिशन यानी कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर एक कॉम्प्लेक्स से पहले एक एलिमेंट के अंदर डी ऑर्बिटल हैं तो दे एग्जिस्ट लाइक दिस, दे आर डीजेनरेट। लेकिन अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कोई बॉन्ड बना लेते हैं, तो फिर उनके अंदर ना यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑब्जर्व होती है। कुछ ऑर्बिटल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। इस अमल के दौरान डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट नहीं रहते बल्कि दे बिकम नॉन डीजेनरेट। डेल्टा ऑप्शन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए होगा और इसे आपने देख लेना। वैसे मैंने क्लास के अंदर लाजमी डिस्कस किया था इसे। 26 क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कॉपर आर। तो कॉपर जो है इसका एनोमलस बिहेवियर हमने डिस्कस किया था कि कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एटॉमिक नंबर 29 आर्गॉन, 4s1 और 3d10। देखने में लगता है कि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 होगी क्योंकि इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन है और d में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन studied that it shows oxidation states of +1 and +2। ये +2 भी शो करता है, तो इसे आप एनोमलस बिहेवियर के तौर पर याद रख सकते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27th क्वेश्चन देखें, एन एटम दैट हैज हाई मेटेलिक कैरेक्टर शोज। तो अगर किसी का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर उसे क्या प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए? डेफिनेटली जो मेटेलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कहते किसे हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो अल्फा ऑप्शन देखें, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बाय डेफिनेशन ही उसे पॉजिटिव आयन बनाने चाहिए बआसानी। 28th क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी विच शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड अप टू द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड देन ए डिक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस दी पीरियड्स। तो लेफ्ट राइट एक वैल्यू बढ़ रही है और फिर वो कम होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, एक ग्राफ की शक्ल में आपसे हमने डिस्कस की थी कि इस तरह वैल्यू बढ़ती है और फिर वापस आ जाती है और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4a की होती है। इसे कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस तरह का ट्रेंड शो करते हैं, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस वो या तो पीरियड में बढ़ते हैं ओनली या फिर कम होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया। चार्ली ऑप्शन। 29 द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करता है? हम जानते हैं कि जो 1b के मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शनली हाई, और उन्हीं में वैल्यू आती है गोल्ड की। नाइट्रोजन और डायमंड नॉन कंडक्टर हैं, जबकि सिलिकॉन जो है वो सेमी कंडक्टर होता है। बीटा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30th क्वेश्चन, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 10 बिलोंग्स टू डैश ग्रुप एंड डैश ब्लॉक। तो 10 एटॉमिक नंबर जो है, अब की बारी मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देता हूँ, इससे पहले हमने वो कंप्लीट एक टेबल से बात कर ली है। तो नियॉन जो है ना
उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। आप जानते हैं कि नियॉन पीरियोडिक टेबल में राइट मोस्ट पर आता है, नोबल गैसेस में आता है। तो नोबल गैसेस का ग्रुप नंबर क्या है जी? इसका ग्रुप नंबर हो गया 8A और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 and 8, या फिर आप कह सकते हैं S2 और P6, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो इस मुनासबत से इसे P ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन होगा बीटा, 8A इसका ग्रुप नंबर होगा और ब्लॉक होगा इसका P। 31 द मेजॉरिटी एलिमेंट्स ऑफ S एंड P ब्लॉक आर, तो S एंड D ब्लॉक जो हैं, S ब्लॉक में आते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और D ब्लॉक में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि अगेन मेटल्स होती हैं। तो अल्फा ऑप्शन वो मेटल्स होंगे। 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल? पहली आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? अगेन हमें जाना पड़ेगा इनकी पोजीशंस को देखने के लिए, और पोजीशंस अगर मैं इनकी मेंशन करूं तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉस्फोरस और क्लोरीन और आर्गॉन। बहुत ही आसान हमारे लिए ये इस तरह है कि ये सब के सब जो हैं वो थर्ड पीरियड के मेंबरान हैं, और थर्ड पीरियड सेम पीरियड है, तो सेम पीरियड के अंदर अंदाज़ा लगाना ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड बड़ा कॉमन है, और वो ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो सबसे राइट साइड पर होगा आर्गॉन चार्ली ऑप्शन, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होगा। 33rd क्वेश्चन, सोडियम डज नॉट लूज सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमें ज़रा सोडियम को डिस्कस करना है। हम सोडियम का जो शेल्स हैं पहले वो बना लेते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, जब सोडियम जो है वो +1 की फॉर्म में पाया जाता है, तो सोडियम +1 की फॉर्म में पाया जाता है, उसका ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा उसका शेल भी ख़त्म हो जाता है। तो देयर इज़ नो मोर थर्ड शेल, तो उसमें थर्ड शेल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अब उसके बाद शेल कितने रह जाते हैं? 2। आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पहला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर था, ये फासला आप देख सकते हैं, जबकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली क्लोजर हैं। तो सोडियम के केस में या अल्कली मेटल्स के केस में जब वो +1 की फॉर्म में आ जाते हैं तो उनका आउटर मोस्ट शेल लूज हो जाता है, और इस वजह से अब उनका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से उनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ सही है, वैलेंस शेल इज लॉस्ट। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन में देख लें, कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता जी, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता। न्यूक्लियस में पहले भी 11 प्रोटॉन थे, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब भी 11 प्रोटॉन ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम है। असल ऑप्शन है वैलेंस शेल इज लॉस्ट। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ए पीरियड? एक पीरियड के अंदर जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं, और जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे तो उनकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी सेम रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट जो है डेल्टा ऑप्शन इट रिमेन्स सेम इन ए पीरियड। 35th क्वेश्चन देखें, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज? डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ रही है? अच्छा, ये सवाल जो है इसको अगर हम हल करने की बात करते हैं तो 35th के अंदर अल्फा ऑप्शन देखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लाइक 1A के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स डेफिनेटली ये सही लग रहा है। आप जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आप आएँ तो पहला जो एलिमेंट होगा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसमें 1 शेल है, उसके बाद लिथियम उसमें 2 शेल हैं, और सोडियम उसमें 3 शेल हैं, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट पीरियड में बिलोंग कर रहा है, तो डिफरेंट पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा, एक और बात देखने, चार्ली ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और नंबर ऑफ वैलेंस शेल हमेशा एक ही होता है जी, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल नहीं बढ़ रहे। वैलेंस शेल का तो मतलब होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर पाया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स गो ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन
ए पीरियोडिक टेबल, इन ए ग्रुप। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। 36 मूविंग अक्रॉस ए पीरियड द नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम। इस सवाल का ओरिजिन है मेटेलिक कैरेक्टर, और मेटेलिक कैरेक्टर में हम सीख चुके हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, आप लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है। और मेटल्स कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, फिर बेसिक कैरेक्टर जब कम होगा तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाएंगे, और जब बिल्कुल ही मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो फिर जो है वो ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। तो इट इज़ रिलेटेड टू द मेटेलिक कैरेक्टर। ये सवाल का ओरिजिन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक, ये ट्रेंड जो है वो चल रहा होता है। 37 क्वेश्चन, हायर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रेटर विल बी इट्स। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो फिर उसकी क्या वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जो है वो देखना पड़ेगा, मिसाल लेनी पड़ेगी सोडियम, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लूँगा 1, मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बाकी की नहीं बात करते, इतना काफ़ी हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम देखें तो लेफ्ट टू राइट हम चार्ली ऑप्शन से शुरू करते हैं। एटॉमिक साइज जो है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट आप एक पीरियड में मूव कर रहे होंगे, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो तो कम हो रहा होगा। सही है जनाब, ग्रेड तो नहीं हो रहा होगा। अब आ जाएं अल्फा और डेल्टा ऑप्शन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। आप जानते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बढ़ते हैं, लेकिन अप टू ग्रुप 4 उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। फास्फोरस और सल्फर के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा नहीं है। तो एक ही चीज़ बची जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बढ़ रही है, या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड बढ़ने से बढ़ रही है। बीटा ऑप्शन आयनाइजेशन एनर्जी। 38 क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल ऑफ 2A डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। याद रखना है, काफ़ी दफ़ा इसके बारे में बात हो चुकी है कि बेरिलियम जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन व्हेन रेड हॉट। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने के लिए 39 क्वेश्चन में मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिख लेता हूं और पहले अपना आंसर निकाल लेता हूं। कई दफ़ा ऑप्शंस को देखना इतना अच्छा तरीक़ाकार नहीं होता, असल में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले आती है और उसको आप करें तो उसके हिसाब से जो कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी है ये जो है विल बी लोअर देन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड विल बी हायर देन स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये जो है ना सही यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है कि ये लोअर होगी बेरिलियम मैग्नीशियम से और हायर होगी स्ट्रोंशियम और बेरियम से। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है? बीटा ऑप्शन देखें, लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है, बीटा ऑप्शन हम टिक कर देंगे। 40th क्वेश्चन देखें, इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द एलिमेंट विच हैज़ एटॉमिक नंबर 14। एटॉमिक नंबर 14 जो है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। आप इसका ग्रुप नंबर देख लें तो सिलिकॉन का ग्रुप नंबर होता है जी 4A। 40th में ग्रुप नंबर हो जाएगा 14 ग्रुप नंबर वाला एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा? 4A में। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो गया। 41 देख लें, कंसिडर द आयन पेयर्स लिस्टेड बिलो, इंडिकेट फॉर विच पेयर डज द सेकंड आयन हैज़ ए लार्जर आयनिक रेडियस देन दी फर्स्ट आयन। तो हमने आयन्स को कंपेयर करना है और देखना है कहाँ पर सेकंड आयन का जो रेडियस है वो पहले आयन से ज़्यादा है। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं 41 में अल्फा ऑप्शन जो है उसे कंपेयर कर लेता हूँ। सोडियम जो है और मैग्नीशियम दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सेम पीरियड में हैं, तो सोडियम का साइज़ बड़ा होता है। बीटा ऑप्शन में देखें, सीजियम आयन और पोटाशियम आयन, सीजियम डाउन दी ग्रुप है तो सीजियम का साइज़ बड़ा होगा। ब्रोमाइड और क्लोराइड को देखें तो ब्रोमाइड डाउन दी ग्रुप है, उसका साइज़ बड़ा होगा। जबकि क्लोराइड और सल्फाइड में देखें तो सल्फाइड के पास 2 नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। और लेफ़्ट टू राइट हम जानते हैं कि सल्फ़र जो है -2 और क्लोराइड -1, इसके पास भी
18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और जब 18 आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस हों तो लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज करता है, तो यानी कि क्लोराइड का साइज कम और सल्फाइड का साइज ज़्यादा है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि सल्फाइड हैज़ ए ग्रेट सेकेंड आइन हैज़ ग्रेटर साइज देन दी फर्स्ट आइन। तो ये ओरिजिन है जी सवाल का जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। 42nd क्वेश्चन, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई एज। तो क्या वजह है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है? जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि अल्कली मेटल्स में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर उनके शेल कम हो जाते हैं, और ना सिर्फ शेल कम होते हैं बल्कि एक और ऑप्शन है चार्ली, दे आल्सो ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन। तो वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, उनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाती है और वो स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो दिस इज़ अनदर रीज़न जो कि हमने यहाँ पर सवाल की शक्ल में आपसे डिस्कस कर लिया कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की ज़्यादा क्यों होती है। 43rd क्वेश्चन देखें, एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 3A। तो जब 3A है तो हमने इस तरह सवालों को नहीं हम करते, तो हम ना कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है उसकी मदद से सवालों को करना पसंद करते हैं। तो जब हमें कोई एलिमेंट ए दिया गया है ग्रुप 3A का, तो वी अज्यूम कि ये जो एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। कंबाइंस विद एन एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 6A। तो अब 6A के बारे में भी हमें जो है वो जो हमारा सिलेबस है वो तो 1 और 2 और बहुत ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है 3A के बारे में। तो 6A का भी हम कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ले लेंगे। हमें A, B, X, Y ये नहीं इतने समझ आते जी, जब आप पेपर में बैठे हो हमें समझ आते हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिनको हमने देखा हुआ है। तो 6 में हमने ले लिया ऑक्सीजन। वो कहता है द रिजल्टिंग कंपाउंड में है फार्मूला। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो फार्मूला क्या बनेगा? Al2O3। तो इस तरह आप कोई एग्जांपल माइंड में लाएं A और B की और अपना जवाब निकाल लें। अल्फा ऑप्शन बहुत आसानी से आ जाएगा। 44th क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी कि स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। रिपीटेडली इस पर बात हमारी हो चुकी है। 45th क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन। सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बन रहा है सही 45th क्वेश्चन में वो है जिंक, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d10। तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेंशन करता चलूँ कि बीटा में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार्ली में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डेल्टा में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 46 देखें, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन हैज़ 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो टाइटेनियम यहाँ पर +3 में है, 46 में टाइटेनियम +3 में होगा तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आर्गॉन 3d1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s में से निकले हैं, एक 3d में से निकला है। तो यहाँ पर जनाब बीटा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये ना एक एग्जांपल के तौर पे भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। 47 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मैंगनीज +2 आयन। पहले मैं मैंगनीज लिख लेता हूँ। मैंगनीज होता है 25 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन 4s2 3d5। और जब मैं इसे +2 करूंगा तो +2 करने के लिए मैं इसके 4s के इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। रीज़न हमने डिस्कस किया हुआ है। तो +2 की फॉर्म में इसके पास d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो बीटा ऑप्शन वो 5 के 5 अनपेयर्ड ही होते हैं। 48th क्वेश्चन, अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इज दैट इट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना जी, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट शो कलर। वो ना कलर नहीं शो करते। ये याद रखना आपने कि 48th क्वेश्चन में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी जो नॉन टिपिकल हैं वो कलर नहीं शो करते, और कलर शो करना टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अल्फा और बीटा तो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, तो चार्ली वाज द मोस्ट रेलेवेंट। 49 आ गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। रेडियस के हिसाब से सबसे सही जो जवाब है वो क्या होगा? अच्छा, रेडियस के हिसाब से सही जवाब होता कौन सा है? 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं हमेशा रेडियस के हिसाब से। एक तो हो सकता है कि ग्रुप के अंदर आप जानते हैं डाउन दी ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। तो अगर एक ग्रुप के मेंबर होंगे तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। या फिर आप जानते हैं कि पीरियड के अंदर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो साइज है एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है। तो अगर एक पीरियड के एलिमेंट लिखे हों तब बात सही हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखें डेल्टा ऑप्शन में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। जब लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है तो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम का साइज सिलिकॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन का फास्फोरस से, फास्फोरस का सल्फर से।
सही है जनाब। तो ये सबसे पहले आपने ना एक ग्रुप या एक पीरियड के एलिमेंट्स को ढूंढना होता है, तो कई दफ़ा वही जो है हमारे पास सही ऑप्शन में निकलते हैं, जैसा कि यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो गया। सही है जनाब। अल्फा में अगर आप देख लें तो कैल्शियम का साइज पोटाशियम से कम है, बीटा में देख लें तो हाइड्रोजन का साइज बेरिलियम से कम है, चार्ली में देख लें तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से कम है। 50th क्वेश्चन आ गया, एन एलिमेंट शोज ए सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में सडन डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में सडन डिफरेंस आ जाए, तो फिर आपने याद रखना है कि जो जहां पर सडन डिफरेंस आया है ना, वो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वही उसकी वैलेंसी होगी। सही है जनाब। जब हम कहते हैं कि थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो एलिमेंट शो करेगा फिर वो थर्ड शो करेगा, और थर्ड शो करेगा तो फिर वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, +3 की फॉर्म में पाया जाएगा। +3 की फॉर्म में यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसकी आप मिसाल दे सकते हैं NS2 NP1 की। सही है जनाब। उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम कह रहे हैं, बात को समझ लें ज़रा, कि थर्ड और फोर्थ के अंदर लार्ज डिफरेंस है, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 3 शो करता है, जैसा कि सोडियम के लिए था। यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है कि सोडियम जो है उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, तो फिर सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, वो हो गई +1। तो ये आइडिया जो है आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, ये हमने जो फिजिकल केमिस्ट्री है पार्ट 1 की, उसमें इसे डिस्कस करना होता है, और यहाँ पर हमने उसका एक टच जो है वो दिया है और उसको इस तरीके से आप तक पहुँचा दिया है। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रही है फिर वो चार्ली ऑप्शन हो जाएगी। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर वो वैलेंसी 3 शो कर देता है, लेकिन जब 4 वैलेंसी शो करने की बात आती है तो वो इतनी आसानी से 4 वैलेंसी शो नहीं करता। सही है जनाब। तो ये 50th क्वेश्चन, और इसके साथ ही आज की बात हमारी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।